हेलो एवरीवन, नमस्ते फ्रॉम जापान। गाइज, मेरा नाम है भूपेंद्र और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट अब्रॉड। गाइज, एज आई लिविंग इन जापान, तो सबसे ज़्यादा कॉल्स मुझे रिसीव होती हैं इंडिया से कि आप कैसे जापान गए थे, राइट, या आप अभी जापान में क्या करते हो। तो गाइज, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं अपनी स्टडीज़ के लिए जापान आया था और उसके बाद में मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया। तो गाइज, स्टूडेंट्स की या व्यूअर्स की सबसे ज़्यादा क्वेरीज यही रहती है कि प्लीज़ जापान की स्टडी वीज़ा की जो प्रोसेस है वो हमें एक्सप्लेन करो, एज लिमिट्स क्या हैं, राइट, और कोर्सेज़ किस तरीके के हैं या फ़ीस किस तरीके की हैं। तो वो सभी चीज़ों के बारे में आज ये वीडियो है, उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में कोशिश करूँगा कि जितना कवर कर पाऊँ उतना करूँ। अदरवाइज़ अगर कुछ मिस हुआ तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो अलग से इसके बारे में बना दूँगा, राइट। तो गाइस, स्टार्टिंग से अगर स्टार्ट करें तो आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए जापान स्टडी वीज़ा अप्लाई करने के लिए, दैट इज़ 18 ईयर। आप कम से कम 18 ईयर की एज आपकी होनी चाहिए। और सेकंड इज़ योर एजुकेशन इज़ मस्ट बी टिल योर स्कूल 12th, राइट, कि आपकी जो पढ़ाई है वो 12th तक कंप्लीट हो, आपका स्कूल कंप्लीट होना चाहिए और आपकी जो एज है वो 18 अबव होनी चाहिए, राइट। तो आप स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये तो हो गई कंडीशन। अब अप्लाई करना कहाँ है, किस तरीके के कोर्सेज़ हैं, उसका थोड़ा मैं आपको आइडिया दे देता हूँ कि जापान में गाइज 99.9% जापानीज़ यूज़ होती है, राइट। तो अगर कोई भी बाहर से फॉरेन कंट्री से अगर जापान आ रहा है तो बहुत अच्छा होगा कि वो अपनी जापानीज़ की बेसिक नॉलेज लेके आए, राइट, या फिर यहाँ आके सीख ले। उसके अलावा भी अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं जापानीज़ सीखना चाहते हो तो आप ये कर सकते हो कि आप बिना जापानीज़ सीखे जापान अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए भी, उसके बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन अभी कर दूंगा, राइट। तो गाइस, पहले बात करते हैं कि जब आप जापानीज़ पढ़ के जापान आना चाहते हो, राइट, तो आप इंडिया में GLPT करके एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जापानीज़ गवर्नमेंट। आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। उसमें डिफरेंट लेवल्स होते हैं, N5, N4, N3, N2, N1 तक। N5 जो होता है वो सबसे ईजी होता है, N1 जो होता है वो सबसे एडवांस होता है, ओके। तो आपको जापान आने के लिए एक बेसिक लेवल, जो फर्स्ट लेवल है N5, आप उसका एग्ज़ाम दे लो और उसको क्लियर कर लो, या इसके ही इक्विवेलेंट आपका नेट एग्ज़ाम भी होता है, राइट। बट वो जापानीज़ गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं करती, वो यहाँ की कोई जापान की ही कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है। तो आप वो एग्ज़ाम दे के भी, जो उसका बेसिक लेवल का जो टेस्ट है वो दे के भी जापान स्टडीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ओके। आपने एग्ज़ाम क्लियर किया, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप यहाँ पे जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में अप्लाई कर सकते हो। जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में आपको करना क्या है कि आपको यहाँ आके 1 से 2 साल के आपको जापानीज़ लैंग्वेज के कोर्स मिल जाते हैं एज़ पर योर इंटरेस्ट, कि आप क्या इन फ्यूचर करना चाहते हो, आप किस लेवल की जापानीज़ आपको रिक्वायर्ड है, उस टाइम तक आप जापानीज़ लैंग्वेज स्कूल में पढ़ सकते हो। अगर आप इंडिया से ऑलरेडी ग्रेजुएट हो तो लैंग्वेज स्कूल कंप्लीट होते ही आप वर्किंग के लिए जा सकते हो। अगर आपने इंडिया में ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट की है, आपने 12th तक ही पढ़ाई की है, जो मिनिमम कंडीशन है, राइट, तो उसके बाद में बहुत अच्छा रहेगा आप जापान आओ, 1 साल से 2 साल का लैंग्वेज कोर्स लो। जापानीज़ का जैसे मैंने बताया लेवल होता है N3 N2 लेवल के बाद में आप यहाँ पे सेनमोन गाक्को में जा सकते हो। सेनमोन गाक्को को इंग्लिश में बोलते हैं वोकेशनल स्कूल, राइट, जो वोकेशनल स्कूल्स होते हैं कि पर्टिकुलर किसी स्किल में वो आपको ट्रेन करते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो पर्टिकुलर सेनमोन गाक्को के लिए, राइट। सेनमोन गाक्को कंप्लीट करने के बाद में आपका बड़ी ईजिली, बहुत ईजिली आपका एडमिशन नहीं, बहुत ईजिली आपका वर्किंग जो है वो हो जाता है, राइट। आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, 100% जॉब प्लेसमेंट यहाँ पे रहती है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये है कि लैंग्वेज स्कूल करने के बाद आप यूनिवर्सिटी भी जा सकते हो, जिसको जापानीज़ में दाइगाकू बोलते हैं, राइट। इस अप टू यू कि आप सेनमोन जाना चाहते हो या आप पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना चाहते हो। यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ीस है वो थोड़ा ज़्यादा रहती है, तो मोस्टली लोग यहाँ पे सेनमोन गाक्को चले जाते हैं अपने फाइनेंशियल्स को देखते हुए, बट वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। तो आप वोकेशनल स्कूल और दाइगाकू दोनों में से कुछ भी चूज़ कर सकते हो और दोनों के ही बाद जो है आपको जॉब प्लेसमेंट की गारंटी जापान में मिलती है, राइट। तो ये तो रहा गाइस, जिसको जापानीज़ आती है वो जापानीज़ बेसिक इंडिया में करने के बाद में जापान आ सकता है, ओके। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं कि जो जापानीज़ नहीं पढ़ना चाहते या जापान आके भी जापानीज़ नहीं पढ़ना चाहते, तो गाइज़ उसके लिए क्या है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे है जो अपने कोर्सेज़ हैं वो इंग्लिश में प्रोवाइड करवाती हैं, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है। 10 to 20% यूनिवर्सिटीज़ और वोकेशनल स्कूल्स आपको मिलेंगे जो इंग्लिश में अपनी कोर्सेज़ प्रोवाइड करवाते हैं। बट गाइज़, ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि अगर आप जापान आ रहे हो तो आप इंग्लिश कोर्स को चूज़ मत करो। उसका रीज़न क्या है कि आप अपनी कंट्री से अप्लाई कर देते हो, यहाँ पहुँच जाते हो, बट आपको रहना तो जापान में ही है ना, आपको जॉब तो जापान में ही करनी है, ओके।
आपका जहाँ घर होगा उसके सराउंडिंग में ज़्यादातर लोग जापानीज़ यूज़ कर रहे होंगे। तो आपकी ये ज़िद कि मुझे जापानीज़ नहीं सीखनी, वो जापान में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकती है, राइट। तो अगर करना चाहते हो इंग्लिश कोर्स तो कर सकते हो, बट मेरा पर्सनल सजेशन ये है गाइज़ कि अगर आप जापान आ रहे हो तो थोड़ी सी जापानीज़, अगर इंग्लिश कोर्स के लिए भी आ रहे हो तो थोड़ी सी जापानीज़ कंट्री से सीख के आओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज आपको कन्वीनियंस स्टोर जाना है, आपको सुपरमार्केट जाना है, राइट, या किसी तरीके आपको कॉइन लॉन्ड्री जाना है, वहाँ पे जापानीज़ लिखी होगी। आपको ट्रेन में ट्रैवल करना है, वहाँ पे जापानीज़ लिखी होगी। बड़े सिटीज़ में आपको इंग्लिश इजीली अवेलेबल होती है, वहाँ पे लिखी होती है, बट छोटी सिटीज़ में कई बार क्या होता है सिर्फ जापानीज़ में लिखा होता है। तो हल्की फुल्की जापानीज़ अगर आती होगी कि राइट मुड़ना है, लेफ़्ट जाना है, राइट, तो ये चीज़ें आपको हेल्पफुल होंगी। तो आप थोड़ा सा सीख के ही आओ गाइज़। तो ये सब है गाइज़ आपके एजुकेशन के बारे में। इसके बाद में बच्चों की एक बड़ी क्वेरी ये रहती है कि सर ड्यूरिंग दी स्टडीज़ काम कितना कर सकते हैं और हमें वेजेस कितने मिलेंगे, राइट। तो गाइज़ आप अपनी स्टडीज़ के ड्यूरिंग 28 आवर पर वीक जापान में काम कर सकते हो। जापानीज़ गवर्नमेंट आपको 28 आवर काम करने का अलाउ करती है। अगर हम बात करें बाकी कंट्रीज़ की, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके जैसी कंट्री भी आपको 20 आवर पर वीक काम करने के लिए अलाउ करती है। तो ये बड़ा बेनिफिट है जापान में कि आप अच्छा अर्न कर सकते हो ड्यूरिंग योर स्टडीज़, राइट। और जहाँ तक बात करें वेजेस की, तो बहुत कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर जापान की जो करेंसी है उसका वैल्यू जो है वो इंडियन करेंसी से वीक है। तो गाइज़ उसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ कि आप वो सही है, ऐसा नहीं है कि वो झूठ है, बट अगर आप कन्वर्ट करोगे कि जो यहाँ पे वेजेस जो मिलते हैं, राइट, आपको 1 आवर के सिटी वाइज थोड़ा सा वेरी करता है। अगर मैं बात करूँ टोक्यो सिटी की, तो टोक्यो सिटी में आपको पर आवर वेजेस मिलते हैं 1100 to 1200 जापानीज़ येन पर आवर, राइट। आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो 28 आवर पर वीक से, और अप्रॉक्सीमेट 120 आवर्स पर मंथ आपका जो वर्क है वो बनता है। तो अगर आप 1200 को मल्टीप्लाई करोगे 120 आवर से तो आपको सामने आ जाएगा, राइट। और दूसरा उसमें एक ये भी रहता है कि अगर आप डे टाइम काम कर रहे हो तो आपको 12 मिल रहा है, 1200 जापानीज़ येन मिल रहे हैं। बट अगर आप नाइट शिफ्ट करते हो तो वही 20% आपको एक्स्ट्रा मिलता है, राइट। तो कहीं पे 1500 भी मिलता है, और कुछ जॉब्स ऐसी भी हैं जहाँ पे 1700 जापानीज़ येन पर आवर आपको नाइट शिफ्ट में मिल जाता है। और दूसरा गाइज़ ये है कि ये मैं टोक्यो की बात कर रहा हूँ, तो जैसी जापान में ऐसा है कि अगर बड़ी सिटी है तो थोड़े वेजेस ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे लिविंग एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हैं। बट अगर आप थोड़ा सा रिमोट एरियाज़ में मूव करोगे तो वहाँ पे लिविंग कॉस्ट जो है वो थोड़ी सी कम है, तो वेजेस भी थोड़े से कम है, राइट। 1200 जो मैंने बताया वो कहीं 1100 हो सकता है, कहीं 1000 भी हो सकता है, तो वो वेरी करता है। सिमिलरली जो मैक्सिमम है वो भी उसी के अकॉर्डिंग 25% रात को आपको नाइट शिफ्ट में बढ़ के मिलता है। तो ये सब है गाइज़। तो एक अच्छी सैलरी आप ड्यूरिंग योर स्टडीज़ जो है वो अर्न कर सकते हो, एक स्मार्ट सैलरी आपको मिलती है जापान में। और अगर आप अपनी स्टडीज़ को प्लान करके आए हो, आपको अपनी डायरेक्शन पता है, तो आप कुछ ना कुछ सेव भी कर सकते हो अपनी पार्ट टाइम वर्क की सैलरी से, ओके। और दूसरा कि जब आपकी लॉन्ग हॉलीडेज़ होंगी, जैसे 10 डेज़ की 20 डेज़ की लॉन्ग हॉलीडे बीच बीच में आपको मिलती है, एक साल में 3 से 4 बार तो आपको लॉन्ग हॉलीडेज़ मिल ही जाती है स्कूल से। उन लॉन्ग हॉलीडेज़ में आप पर वीक 40 आवर काम कर सकते हो, मतलब एक्स्ट्रा 12 आवर आपको और मिल जाते हैं। तो 3 से 4 बार आपको पूरे साल में 3 से 4 बार आपको कंपेरेटिवली अच्छी अमाउंट मिलते हैं, जिसको आप सेव करके अपनी फर्दर स्टडीज़ में, अपने लिविंग एक्सपेंसेस में यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 1 साल पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद अपनी नेक्स्ट ईयर की फ़ीस भी सेव करते हैं, उसी फीस से वो अपने उसी सेविंग से अपने नेक्स्ट ईयर की फ़ीस पे करते हैं, और नेक्स्ट ईयर फिर वो अपने यूनिवर्सिटीज़ के लिए अपनी जो है वो सेविंग्स करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ऐसे भी मिले हैं जो एक बार स्टार्टिंग में जो पे करके जापान पहुंचे थे, उसके बाद में वो अपनी सेविंग से ही अपने खुद के एक्सपेंसेस जो हैं वो चला रहे हैं, राइट। तो गाइज़ ऐसा है स्टडी जापान का पूरा सिनेरियो। और अगर मैंने कुछ मिस कर दिया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट करें, और जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना के और उसको कवर करने का कोशिश करूँगा, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइबर्स, बिकॉज आपकी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना अच्छा कंटेंट, उतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने की मोटिवेशन हमें मिलेगी, राइट। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपको नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।